1806 में हुई वेल्लोर सिपाही म्यूटिनी। चला जाए दोस्तों, ये म्यूटिनी वेल्लोर में स्टेशन मद्रास रेजिमेंट के कुछ सिपाहियों द्वारा की गई थी। इसके पीछे का कारण था ट्रेडिशनल अटायर पर बैन का ऑर्डर, जो मद्रास के उस समय के गवर्नर जनरल बेंटिंक ने पास किया था। विलियम बेंटिंक ने जल्द ही म्यूटिनी को सप्रेस भी कर दिया था। इसके बाद 1807 से लेकर 1813 तक लॉर्ड मिंटो वन गवर्नर जनरल की पोस्ट पर रहते हैं। उनका टाइम पीरियड भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पेट्रोल भरा लिए हैं, बहुत पेट्रोल में पैसा लगता है भाई। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, पेट्रोल में इतना पैसा लगता है। 1813 to 1823 लाइक सब्सक्राइब करो यार तुम लोग थोड़ा। जहां एक तरफ लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया में कंपनी की मिलिट्री सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश किया था, वहीं लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंडिया में ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को इंपोज करने का काम किया था। लेकिन इंडिया में आने के बाद उनके सामने सबसे पहला चैलेंज था गोरखास का। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। गोरखा वॉर और द एंग्लो नेपाल वॉर 1814 to 1816। दोस्तों, 1768 में गोरखास ने नेपाल पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। इसके बाद वो अपनी डोमिनियन को माउंटेन के आगे एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। नॉर्थ में तो चाइनीज इन्हें एक्सपेंशन करने नहीं देते, इसलिए ये बंगाल और अवध की तरफ पुश करते हैं। 1801 में जब कंपनी ने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, तब उनका फ्रंटियर गोरखास की टेरिटरी के डायरेक्ट टच में आ जाता है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जब गोरखास बुतवाल और शिवराज डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लेते हैं। उस समय तो ब्रिटिशर्स बिना किसी ओपन कॉन्फ्लिक्ट के इन डिस्ट्रिक्ट्स को रीऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन मई 1814 में गोरखास एक बार फिर से बुटवाल के 3 पुलिस स्टेशंस पर अटैक कर देते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं और गोरखास के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च करने का डिसीजन लेते हैं। 12,000 की गोरखा आर्मी के अगेंस्ट हेस्टिंग्स 34,000 सोल्जर्स की लार्ज आर्मी तैयार करते हैं। लेकिन 1814-15 का ये कैंपेन बुरी तरह फेल हो जाता है। इसके बाद भी ब्रिटिशर्स हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करते हैं। अप्रैल 1815 में वो कुमाऊं हिल्स में अल्मोड़ा को कैप्चर करने में कामयाब होते हैं और मई 1815 में अमर सिंह थापा से मालाओं का फोर्ट भी जीत लिया जाता है। मालाओं के फॉल के बाद गोरखास नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हेस्टिंग्स की डिमांड्स उनके एटीट्यूड चेंज कर देती हैं और एक बार फिर से दोनों के बीच हॉस्टिलिटीज शुरू हो जाती हैं। फरवरी 1816 में नेपलीज को मकवानपुर में बुरी तरह हरा दिया जाता है। इसके बाद गोरखास समझ जाते हैं कि उनके लिए अब ब्रिटिश को और रेजिस्ट करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए मार्च 1816 में वो ट्रीटी ऑफ सगौली को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ट्रीटी के अकॉर्डिंग गोरखास गढ़वाल और कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट्स कंपनी को सरेंडर कर देते हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच तराई बाउंड्री को पिलर्स के थ्रू मार्क कर दिया जाता है। गोरखास काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए भी मान जाते हैं और इसके साथ ही सिक्किम से परमानेंटली विथड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स को हिल स्टेशंस और समर कैपिटल्स के लिए साइट भी मिल जाती है, जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत एक्सेट्रा। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स गोरखास को अपनी आर्मी में भी शामिल कर लेते हैं, जो आगे चल के इंडिया में कंपनी की डोमिनियन को एक्सपैंड करने में काफी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का नेक्स्ट चैलेंज होता है पिंडारीज का इशू। पिंडारीज के बारे में हमने एंग्लो मराठा वॉर्स के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा मराठास के साथ 1816 से 1818 तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के पीरियड में ही हुआ था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से पहले हेस्टिंग्स मराठास के चैलेंज को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। दोस्तों, मराठास के डिक्लाइन के बाद प्रैक्टिकली तो कंपनी इंडिया में सुप्रीम पावर बन गई थी, लेकिन अभी भी मुगल रूलर सेरेमोनियल तौर पर इंडिया के एम्परर थे और गवर्नर जनरल की सील पर द सर्वेंट ऑफ एम्परर फ्रेज लिखा होता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसे बदलना चाहते थे, इसलिए वो अपने नॉर्दर्न इंडिया के टूर पर मुगल एम्परर अकबर II से मिलने से इनकार कर देते हैं। वो साफ कर देते हैं कि मुगल एम्परर को पहले सभी ऐसी सेरेमनीज को खत्म करना होगा जो कंपनी के डोमिनियंस पर उनकी सुप्रीमेसी दर्शाती हो। मतलब कि एम्परर को कंपनी के साथ इक्वालिटी के स्टेटस पर मिलना होगा। हेस्टिंग्स के इस प्रोटेस्ट का डिजायर्ड इफेक्ट होता है और मुगल एम्परर अकबर II 1827 में
हेस्टिंग्स के सक्सेसर लॉर्ड एमहर्स्ट से इक्वल फुटिंग पर मीटिंग करते हैं। इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने न सिर्फ कंपनी को सुप्रीम पावर बनाया, बल्कि उसको एक सुप्रीम पावर की तरह बिहेव करना भी सिखा दिया। दोस्तों, वैसे तो लॉर्ड हेस्टिंग्स अपनी वॉर्स के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इनके टाइम पीरियड में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए थे। आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंडर हेस्टिंग्स। दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग्स काफी लकी थे, क्योंकि उनके पास सर जॉन मैल्कम, सर थॉमस मनरो, एल्फिंस्टन और चार्ल्स मैकाफ जैसे केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद थे। यही एडमिनिस्ट्रेटर्स उनके टाइम पीरियड में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि थॉमस मनरो जो 1820 में मद्रास के गवर्नर बनते हैं, मालाबार, कोयम्बटूर, मदुराई और डिंडीगुल में लैंड टेन्योर के रियोतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। रियोतवाड़ी सिस्टम में सेटलमेंट डायरेक्टली रियोत यानी कि एक्चुअल टिलर के साथ किया जाता था, मतलब कल्टीवेटर ही लैंड रेवेन्यू का डायरेक्ट पेयर बन जाता है, बिना किसी जमींदार या विलेज कम्युनिटी के बीच में आए। इसी तरह नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट विलेज कम्युनिटी या महल के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ किया जाता था। इंडिविजुअल कल्टीवेटर का शेयर विलेज के लोग आपस में सेटल कर सकते थे। दोस्तों, रियोतवाड़ी और महलवाड़ी सेटलमेंट्स को और ज्यादा डिटेल में हम अपनी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स की वीडियो में कवर करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस के जुडिशियल सिस्टम को भी मॉडिफाई करते हैं। कॉर्नवालिस ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन कर दिया था, लेकिन हेस्टिंग्स फिर से कलेक्टर को मैजिस्ट्रेट का ऑफिस देना शुरू कर देते हैं।